हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेमेंट सिस्टम। ये न्यूज़ में क्यों है, जिसके पीछे वजह है कि अभी हाल ही में आरबीआई पेमेंट्स विजन 2025 लेके आया है। क्या लेके आया है? पेमेंट्स विजन 2025। इससे पहले आरबीआई पेमेंट्स विजन 2021 लेके आया था और 4 साल बाद फिर से इसको उसने दोहराया है। तो इसमें लक्ष्य क्या रखे हैं? टू आउटलाइन द थॉट प्रोसेस फॉर द पीरियड अप टू दिसंबर 2025। मतलब इसका केवल यही है कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस बनाना है जिससे कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके और वो सेफ़ हो, सिक्योर हो, फास्ट हो। तो ये चीज़ें इंडियन पेमेंट सिस्टम में हो, ये आरबीआई ने इस अपने पेमेंट्स विजन 2025 में ध्यान में रखी हैं। चलो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ये यहाँ पर आपको पेमेंट्स विजन 2025 के बारे में बता रखा है। इससे पहले आपको बताया कि 2021 में इसका पेमेंट विज़न आया था 2021। उसमें क्या गोल पोस्ट थे? पहला था कंपटीशन, कि जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट इस सेक्टर में काम कर रही हैं, पेमेंट सेक्टर में, उनके बीच में कंपटीशन को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। सेकंड है कॉस्ट, उसके बाद कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो कॉस्ट, जो लागत उनकी हो रही है उसी के हिसाब से लोगों से वो वसूल करें, ज़्यादा वसूल ना करें, तो लोगों को भी आराम से वो सुविधा मिल सके। इसके बाद है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब है आसानी से लोग उसको यूज़ कर पाएँ। एंड आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस। तो इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें ऑनलाइन। लोगों के अंदर जो डर भरा हुआ है, आज भाई हमारे दादाजी या बूढ़े पुराने लोग हैं, उनसे बोलो कि अंगूठा लगा के आपको पैसा निकालना है तो डरते हैं, तो वो डर दूर हो, ये 2021 के विजन में रखा गया था। तो कॉन्फिडेंस। अब इसमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए गोल पोस्ट लाए गए हैं, एंकर गोल पोस्ट। वो क्या है? इंटीग्रिटी। ये 2021 की पहले हमने बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं 2025 का जो पेमेंट विजन है उसमें क्या बात की गई है। तो इसमें पहला क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इंटीग्रेशन हो, और इसके अलावा इंटीग्रिटी आप अच्छे से जानते होंगे कि ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो और सेफ़ और सिक्योर, जिससे पेमेंट हो सके। एंड आफ्टर दैट इंक्लूज़न, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लोग ही, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन के लोग ही आएँ। इसमें इंक्लूज़न हो। फाइनेंशियल इंक्लूज़न के बारे में आपने सुना होगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूज़न को बढ़ावा मिले। उसके बाद है इनोवेशन, नवाचार आए, इसमें नई नई चीज़ें आए। अभी आपने कभी सोचा होगा कि इस तरीके से एक केवल अंगूठा लगाने से या ओटीपी डालने से आपका ट्रांजैक्शन इतनी आसानी से हो सकता है। पहले आपको घंटों लाइन लगानी पड़ती थी बैंकों में, तब जाके कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाता था। तो ये इनोवेशन की वजह से ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो इसी तरीके से इसमें इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। एंड आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि लोगों का उनमें विश्वास हो सके। जब इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे, यानी कि संस्थाएं ही नहीं होंगी, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे कि ये पेमेंट हम कर रहे हैं? अगर हमारी कोई समस्या है तो हम किसके पास जाएंगे? तो इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा दिए जाने की इसमें बात की गई है। एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनलाइजेशन, एक संकुचित दायरा ना हो, एक जगह बंधे ना हो, बल्कि कैसा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, उनको भी रेगुलेट करने की इसमें बात की गई है और उनको भी बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। सो फॉर एनहांस्ड आउटरीच, कस्टमर सेंट्रिसिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल डीपनिंग, इसमें बात किसकी की गई है? आउटरीच की, यानी कि लोगों की पहुंच उन तक बढ़ सके। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी कि इसमें जो केंद्र में रहे, सेंटर में रहे, वो कंज्यूमर रहे, यानी कि हम आप रहें। जो पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके के जो ऐप्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसके सेंटर में रहें। हमारे बारे में जो कुछ भी उनको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको वो प्रोग्रेसिव तरीके से सोच सकें। एंड आफ्टर दैट साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई भी डिजिटल पेमेंट करता है आज के ज़माने में, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा जो मनी होता है वो बैंकों में होता है, और बैंकों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस हम करते रहते हैं। अगर साइबर अटैक किसी भी तरीके का हमारे सिस्टम पर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा थ्रेट
हो सकता है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा की गई है। एंड आफ्टर दैट डिजिटल डीपनिंग, यानी कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है कि लोगों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंच सके और वो उसके बारे में इंटरेस्टेड हो सकें। सो इसकी थीम क्या है? तो थीम है इसकी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, 4 ईज। ई पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, एवरीवन हर कोई ई पेमेंट करे, हर जगह हो और हर समय हो। हम पान की दुकान पे खड़े हों, हम चाय की दुकान पे खड़े हों, हम कहीं पे भी खड़े हों और कभी भी चाहें वहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन कर सकें 24/7। तो ये इसमें पेमेंट विज़न में बात की गई है। आगे और हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। इसका विज़न क्या है? विज़न है इसका प्रोवाइड एवरी यूज़र विद सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का अगर आपको कॉन्फिडेंस जीतना है, विश्वास जीतना है कि वो डिजिटल पेमेंट करें, तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर देखा जाए तो सेफ़ और सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लटका हुआ है, हमने ट्रांजैक्शन किया वो लटका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, फास्ट होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट कन्वीनियंट, जो हम देख चुके हैं। एक्सेसिबल, यानी कि लोगों की उस तक पहुंच होनी चाहिए। एंड अफोर्डेबल, कैसा होना चाहिए? अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यानी कि लोग अब जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अभी क्या है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, 100 रुपये पे लगभग 1 रुपये या वो कुछ पैसे काट लेते हैं। तो अब लोगों को क्या लगता है कि भाई हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा ये पैसा जा रहा है, तो ये और कम हो, हमारे इंडिया का अपना पेमेंट गेटवे बने, जिससे कि सरकार उसमें कम पैसा ले और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल सके। तो ई पेमेंट ऑप्शन कैसे हो? अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, कन्वीनियंट हो, फास्ट हो, सिक्योर हो और सेफ़ हो। यही विज़न है इस 2025 के विज़न का। आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, की फीचर्स दे रखे हैं इस विज़न के। तो वो क्या है? पहला है ब्रिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज विद फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज इन पेमेंट्स इकोसिस्टम, यानी कि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, फिनटेक कंपनीज़ हैं, बाय नाउ पे लेटर है, इन सबको भी इसमें प्रोत्साहित किया गया है, इनको भी प्रोत्साहन दिया गया है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है ये बिल्कुल अलग होती हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारी करेंसी की ही तरह होगी, बस फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी। आरबीआई उसको इशू करेगी, आपके पास अगर वो उसका पर्टिकुलर एक बार कोड या कोड जो कुछ भी हो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपके पास वो कोड है, आपके पास वो नॉन टेंजिबल टोकन है, जो कुछ भी है आपके पास, तो उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा इस फ्रेमवर्क में दिया गया है। बिग टेक कंपनीज़, फिनटेक कंपनीज़, और इसके बाद बाय नाउ पे लेटर। अभी होता नहीं है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऑफ़र मिलते हैं कि अभी आप ख़रीद लो, बाद में पे कर देना, आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो ये अभी जो हो पाता है वो क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं, तो ऐसा इसमें हो जाता है। फिर बाद में इसमें ये बात की जा रही है डेबिट कार्ड है और भी जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनके थ्रू भी इस सुविधा को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद दे रखा है चेक द फिजिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल पेमेंट्स प्रोटेक्शन फंड टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स फ्रॉड। किसी के साथ में भी अगर ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड होता है तो उसके लिए एक बात की जा रही है कि इस पर भी विचार किया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट्स प्रोटेक्शन फ़ंड बनाया जाए। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो उसको कुछ रियायत दी जाए, उसको कुछ मुआवजा दिया जाए, उसको कुछ पैसा दिया जाए। आफ्टर दैट इनेबलिंग जियो टैगिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जियो टैगिंग आप अच्छे से जानते होंगे कि एक पूरा मैप बनाया जाए, इस तरीके से हमें पता चल सके कि डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, कहाँ पर कितने यूजर्स हैं, ये पूरा जियो टैगिंग उसकी की जाए। और जियो टैगिंग के अलावा और क्या इसमें बता रखा है, एंड ट्रांजैक्शंस विद रिविजिटिंग गाइडलाइंस फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं तो पेटीएम वॉलेट में पहले आपको पैसा डालना पड़ेगा, यानी कि प्रीपेड, पहले से आपने उसमें पैसा डाल दिया, उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने जियो को यूज़ कर रहे हैं तो जियो में पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग क्लोज्ड सिस्टम PPIs। क्लोज्ड सिस्टम का जैसे एक जियो एग्जांपल है,
आपने अगर जियो का रिचार्ज किया है तो वो रिचार्ज आपका केवल जियो का ही है, आप उसमें कोई और सर्विस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम को बढ़ाने की इसमें बात की गई है कि ये विज़न है कि आगे ओपन सिस्टम को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा कि अगर आपने एक रिचार्ज किया है तो उसमें आप मल्टीपल सर्विसेज ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए भी गाइडलाइंस इसमें है। आफ्टर दैट है लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कंपोनेंट्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू यूपीआई, यानी कि क्रेडिट कार्ड वगैरह को भी यूपीआई से लिंक करने के बारे में इसमें चर्चा हुई है। आफ्टर दैट ब्रिंगिंग इन एनहांसमेंट्स टू चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चलो पहले हम समझ लेते हैं कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है। पहले क्या होता था कि मान लो आप किसी बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद आपने चेक लगाई और ये दूसरी बैंक है और जिसको आपको पेमेंट करना है चेक के थ्रू वो दूसरी बैंक है, तो यहाँ पे वो क्या करता था, चेक को उधर फिजिकल फॉर्म में उसको भेजा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब उसको स्कैन करके उसकी स्कैन जो इमेज है वो दूसरी बैंक को भेज दी जाती है और वो दूसरी बैंक उसको देखने के बाद आपका जो चेक है उसको क्लियर कर देता है, आपके चेक को क्लियरेंस मिल जाता है। तो जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं। सो इंक्लूडिंग वन नेशन वन ग्रिड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पर्सपेक्टिव। वन नेशन वन ग्रिड की बात हो रही है कि अब जो ये समस्याएं हैं इस तरीके से, मान लो आपके पास चेक है, अब ऐसी बात हो रही है कि आपको चेक लेके भी नहीं जाना पड़ेगा बैंक में, आप यहीं से उसको स्कैन करके बैंक के पास भेज देंगे और वो आपकी चेक क्लियर है कि रिजेक्ट है वो आपको घर बैठे पता चल जाएगा। तो इस तरीके का एक पूरा नेशनल लेवल पर पूरा एक ग्रिड बनाने की बात की जा रही है। आगे हम देखते हैं रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ पेमेंट फ्रॉड। अगर कोई पेमेंट फ्रॉड होता है तो उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग हो सके, यानी कि जब आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो आपको पता चल सके कि भाई कहाँ पे जाके हमें उसको कंप्लेंट करनी है, और उसको जो डेटा है पूरा पता चलता रहे गवर्नमेंट को कि कितने परसेंटेज फ्रॉड्स होते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाएगा। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और हम आगे देखते हैं क्या है। इंडिया में पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। Payment systems in India is defined as the system which enables payment to be effected between a payer and a beneficiary। यानी कि सीधी सी बात है, जिस तरीके से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, वही पेमेंट सिस्टम है। अपने शब्दों में आप इसको डिफाइन आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लियरिंग होता है, पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस होती है, ऑल ऑफ देम, बट डजेंट इंक्लूड अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जिस तरीके के आप पेमेंट्स करते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो इस तरीके के जो पेमेंट्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अलावा सारे पेमेंट्स हमारे नॉर्मल पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं इंडिया में। इट इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बैकबोन होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ना समझाने वाली बात इसमें है, क्योंकि हर कोई जानता है। एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बताऊं, क्या बताऊं इस पर, आपको पता है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमी डेवलप करे, इकोनॉमी डेवलप कब करेगी, इकोनॉमी डेवलप तभी करेगी जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस यानी कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा अगर डिजिटल पेमेंट सिक्योर होगा, फास्ट होगा, सेफ होगा। ठीक है, सो विद डीपनिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज द इंडियन पेमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो फास्ट बिकमिंग डिजिटल। तो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो फास्ट हो रहा है और वो इंक्लूसिव हो रहा है। इंक्लूसिव का मतलब अदर सेक्टर्स से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सो इंडिया रिकॉर्डेड मोर देन 500% ग्रोथ, 500% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है 2019 से 2021 के बीच में इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स में। मर्चेंट एक्सेप्टिंग डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स, यानी कि मर्चेंट्स जो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं 2019 से 2021 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। इसके पीछे कोरोना भी वजह रहा है, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि भाई हम अगर करेंसी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी तो कोरोना फैल सकता है। एक ये भी फैक्टर रहा है जिसकी वजह से इसको बढ़ावा मिला है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इन डिजिटल पेमेंट्स UPI, IMPS एंड PPI ट्रांजेक्शन्स रजिस्टर्ड अ CAGR ऑफ सच परसेंटेज, जो दे रखी हैं यहाँ पर सेम पीरियड में, यानी कि 2019 से 2021 के बीच में क्या बढ़ावा हुआ है, कितना ग्रोथ हुई है वो बता रखा है। CAGR का यहाँ पे मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट।
यानी कि जो चक्रवृद्धि जो ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, वो कितने परसेंटेज हुई है। तो यूपीआई यानी कि हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसमें 104% का बढ़ावा देखने को मिला है। जो हमारा आईएमपीएस है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है उसमें 39% का बढ़ावा ग्रोथ देखने को मिली है। और जो हमारा पीपीआई है यानी कि जो हम देख चुके हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। आगे है इसमें एट द सेम टाइम यूसेज ऑफ पेपर का भी जो यूसेज होता है, जो यूज़ होता है, पहले आपको कोई सा भी ट्रांजैक्शन करना है, अब लोग जागरूक हो गए हैं। आपको पता होगा कि जब एटीएम में भी जाते हैं वहाँ पे भी अगर कोई पैसा निकालता है तो वो स्लिप नहीं निकालते हैं ज़्यादातर लोग। क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये पेपर वेस्ट होगा और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो पेपर का जो यूज़ है वो भी कम हुआ है। कितने परसेंटेज कम हुआ है ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि पेपर का यूसेज कम हुआ है। कहीं पे भी एनवायरनमेंट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप ये वाला पॉइंट भी डिजिटल पेमेंट का डाल सकते हो कि डिजिटल पेमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसमें आरबीआई की रोल क्या रहा है ये सब इंश्योर करने में कि जो हमारा पेमेंट्स विजन 2021 है वो इतना ग्रो किया, उसने इतने अच्छे से काम किया, तो इसके पीछे आरबीआई का क्या रोल रहा है। तो पहला है कंपटीशन थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस ओपनिंग एक्सेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि लोगों की पहुंच सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम तक बढ़ी है। इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, उनका भी यूसेज बढ़ा है ना। स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट भी ऑफलाइन मोड में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ये सुविधा लेके आई थी कि मैसेज के थ्रू आपको केवल टाइप करके मैसेज करना है, उससे आपका ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे कंपटीशन को भी बढ़ावा मिला है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है। आफ्टर दैट कॉस्ट रिडक्शन, चाहे वो आपका आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, है ना, एटीएम हो, इनमें भी जो भी पैसा लगता था पहले, जितना चार्जेस लगते थे, वो चार्जेस को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कम किया है। एक ये कारण है। थर्ड क्या है? कन्वीनियंस। अब कभी भी साल में किसी भी दिन में, किसी भी घंटे में, किसी भी सेकंड में आपको चाहे एनईएफटी करना हो, चाहे आरटीजीएस करना हो, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आरटीजीएस का मतलब होता है ये रियल टाइम होता है, यानी कि आपने कुछ पेमेंट किया तुरंत पहुंच जाता है। एनईएफटी में क्या है कि कुछ टाइम लगता है, बस इतना सा अंतर है। और भी चीज़ें हैं बट अब डिटेल में अगर हम ये सब करेंगे तो टॉपिक भी बड़ा है, तो इसको आप देख लेना अलग से। सो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपने घर लिया लोन पे, आपने गाड़ी ली लोन पे, तो वो लोन आपका हर महीने आप फिक्स करवा देते हो कि भाई मेरा इतना कट जाएगा, इंस्टॉलमेंट इतनी कट जाएगी। वो कैसे होता है? वो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की वजह से ही होता है। वो वहाँ पे सिस्टम में आप नाच को टिक कर देते हो और आप कह देते हो कि भाई मेरा पैसा कट जाए हर महीने, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से ये नाच काम करता है। एंड आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस, लोगों का पेमेंट एग्रीगेटर्स जो हैं उनके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं। की इनेबलर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स के जो की इनेबलर्स हैं या किनकी वजहों से ऐसा हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट को इतना ज़्यादा इंडिया में बढ़ावा मिला है। तो मोबाइल रिवॉल्यूशन आपको पता होगा कि अब हर हाथ में लगभग मोबाइल पहुंच चुका है। तो ये वजह है। दूसरा है जेम ट्रिनिटी, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल, सरकार ने इसको भी बढ़ावा दिया है। आफ्टर दैट बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, यानी कि जितने भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं वो भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि माइक्रो एटीएम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने किसी भी दुकान पे देखा होगा, कोई भी बिजनेस चलाने वाला आदमी है तो वो भी डिजिटल पेमेंट को अब बढ़ावा दे रहा है। उसके भी यहाँ बारकोड लगा होता है और जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, वो भी लगी होती है। एंड आफ्टर दैट डिजिटल ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स,
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं जिनकी वजह से और भी ये आसान हो गया है। पेटीएम है, गूगल पे है, इस तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आ गए हैं। एंड आफ्टर दैट कोविड-19 पैंडेमिक, अभी आपको बताया था कि कोविड-19 की वजह से जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तो हमने पिछला टॉपिक किया था जिसमें हमने किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी स्विगी, ज़ोमैटो, ओला, उबर, इस तरीके की जो गिग वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की थी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोविड-19 की वजह से कैसे इन चीज़ों को बढ़ावा मिला और डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिला। तो चलो अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक में, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अब इसके बाद है इसमें रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम, कि किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो हमारे इंडिया में जो पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, उसको आरबीआई रेगुलेट करती है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितना भी पेमेंट हमारे यहाँ इंडिया में होता है उसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। सो ऑल्सो एज अ क्रिएटर आरबीआई इज़ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यानी कि आरबीआई ही उसका ऊपर से नीचे तक सारा कुछ देखती है, चाहे वो कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हो यानी कि दिशा निर्देश देना हो, चाहे उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात हो, चाहे उसकी स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट की बात हो, पेमेंट इकोसिस्टम की बात हो, कोई भी हो, सारा कुछ। विजन अभी लाया तो कौन लेके आए, आरबीआई ही लेके आई ना, तो सारा कुछ आरबीआई ही देखता है। तो इसमें क्या सेफ़, सिक्योर, रिलायबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिल सके, आरबीआई का यही उद्देश्य होता है। तो 2001 में जो डॉक्यूमेंट आया था पेमेंट विजन का, उसमें भी इन्हीं की बात की गई थी और अभी भी जो आया है उसमें भी इन्हीं की बात की गई है। तो इसमें सेफ़ होना चाहिए, हमेशा रहेगा, सिक्योर होना चाहिए, ये भी हमेशा रहेगा, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, लोग उस पर रिलाई कर सकें, विश्वास कर सकें, एक्सेसिबल मतलब लोगों को सामान्य छोटे से छोटे तबके तक पहुँच हो सके उसकी। गांधी जी का भी यही मानना था कि कोई भी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो उसकी सुविधा सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। सो अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम्स की इसमें बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या दे रखा है। बड़ा सिस्टम चल रहा है तो उसके सामने चैलेंजेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला चैलेंज है साइबर अटैक। साइबर अटैक जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम है, अगर किसी भी तरीके से उस पर साइबर अटैक हो जाता है तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो एक ये समस्या है, लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई जा सकती है। तो साइबर अटैक एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी है, फिनटेक कंपनीज़ के साथ में मिलकर। उसके बाद है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हमारे यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत सारे दूर दराज के गांव क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर 10-10 किलोमीटर के दायरे में भी कोई भी एटीएम मशीन उपलब्ध नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजिटल हमारा उतना एडवांस नहीं है जितना कि हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ 296 लोगों पर एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध है। उसके बाद है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आपने सुना होगा किसी के पैसे कट गए, अब वो किसको कॉल करे, पेटीएम वाले को कॉल कर रहा है तो बोल रहा है बैंक से समस्या है, बैंक वाले से बोल रहा है तो पेटीएम वाले से समस्या है। तो समस्या कहाँ से है, ये समस्या ही पता नहीं चल पाती है। इसलिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमारे यहाँ और बेहतर होना चाहिए, फिजिकल इंटरफेस होना चाहिए, सीधा जाके वहाँ पे बता सकें कि हमारे ये प्रॉब्लम है डिजिटल पेमेंट में, जिसको दूर किया जाए। Low value of transactions. Despite significant digitization, the value of payment system transactions to cash in circulation was one of the lowest in India. तो अभी जो कैश का सर्कुलेशन है वो अभी भी कैसा है, ज़्यादा ही है, बहुत कम नहीं हुआ होगा। आपने सुना होगा कि जो हमारी सरकार 2016 या 17, मुझे सही से याद, 2016 में ऐसा है, 2016 में नोटबंदी की थी उन्होंने, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन 2016 में किया तो उस टाइम पे हुआ क्या, जितना भी करेंसी थी मोर देन 90% वापस आ गई थी। मैंने तो सुना है कि 99% वापस आ गई थी, केवल 1% जो बची थी जो बाहर रह गई थी। तो करेंसी जो है अभी भी उसका फ्लो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ये है। उसके बाद है डेटा प्राइवेसी इश्यूज़, यानी कि जो निजता है लोगों की, डेटा की प्राइवेसी है, तो वो भी एक
थ्रेट है इंडिया के सामने, चाहे आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, तो पर्सनल डेटा थेफ्ट, साइबर थेफ्ट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक मैं पर्सनली जानता हूं कि डिजिटल एक वेबसाइट बनी हुई थी, उस पर उन्होंने क्या किया, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, बोले ये प्रोडक्ट है आपको इतने दामों में मिल जाएगा, बंदे ने कर दिया, वो फिर ओपन किया, वो वेबसाइट ही ओपन नहीं हुई। तो इस तरीके की समस्याएं भी लोगों के सामने आ रही हैं। तो डेटा प्राइवेसी है, लोगों का डेटा और लोगों का मनी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। ये फॉरवर्ड क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बढ़ावा देना है, ईज़ ऑफ डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना है, तो विज़न 2025 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको लोगों का विश्वास बढ़ सके, सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ सके, तो इस के लिए हमें डिजिटल पेमेंट के स्पेस को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, यानी कि इसके लिए और काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोएक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस। प्रोएक्टिव, हमारे यहाँ होता क्या है कि भाई कोई काम घटना घट जाती है, उसके बाद हम लॉज और रेगुलेशन लेके आते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गए बहुत सारे, जब सरकार को पता चला कोई मर गया इस समस्या से, उसके बाद उसके लिए कानून लाएंगे। तो ऐसा नहीं, प्रोएक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, विद सेफ्टी एंड कंज्यूमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स एट द सेंटर ऑफ पॉलिसी। तो कंज्यूमर सेंट्रिक होनी चाहिए पॉलिसी, यानी कि उपभोक्ता को ध्यान में रखना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा, यानी कि जो पेमेंट का डेटा है उसको स्टोर किया जाए। आपने देखा होगा कि आप जब किसी पेटीएम से, गूगल पे से किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मंथली आपका क्या रहा है पूरा डेटा आपको वो ईमेल के फॉर्म में भेजता है। तो इस तरीके के डेटा को सिक्योर रखा जाए और एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से चुराया आसानी से ना जा सके। तो नो मिसयूज ऑफ डेटा फॉर मिनिमाइजिंग डेटा थेफ्ट्स थ्रू प्रॉपर फ्रेमवर्क। आपने देखा होगा कि आपने पेटीएम पे अपना डिटेल डाला या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने डिटेल डाली, तो वो लोग क्या करते हैं, हर सारे नहीं करते हैं बट कुछ करते हैं कि अपना डेटा आपका किसी को भेज दिया, फिर आपके पास मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। कहाँ से आते हैं आपके नंबर, उन तक कहाँ से पहुँचे, इसी तरीके से पहुँचते हैं। और उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नोट्स at financial and operational levels through cyber mapping to increase the understanding of vulnerabilities and वो अभी हमने जो बात की थी कि जहाँ पर भी समस्याएं आ रही हैं, जहाँ पर भी शुभेद्यता है, वल्नरेबिलिटी है, उन इश्यूज़ को, उन नोट्स को, उन गांठों को दूर किया जाए और पेमेंट आसान हो सके लोगों का। आफ्टर दैट, कर्टेलिंग सॉल्वेंसी रिस्क ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज़ बाय प्रमोटिंग मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इनके बीच में भी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए, है ना। सरकार को एक हद तक सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट, लेवरेजिंग डोमेस्टिक लर्निंग्स एट अ ग्लोबल लेवल टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय एड्रेसिंग द 4 की चैलेंजेस ऑफ कॉस्ट। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो कॉस्ट एक मायने रखता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, स्पीड क्या है, एक्सेस है लोगों की कि नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। तो इसके लिए यूपीआई से इंटरलिंक किया जाए, जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं यूपीआई से इंटरलिंक किया जाए, और जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आसानी से हो सके। और एक्सप्लोर ग्लोबल कॉपरेशन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रू यूनिफॉर्म रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज यूजिंग द रिस्क बेस्ड रिजीम ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF है, तो उस जो आपको पता होगा ये टेरर फंडिंग वगैरह के लिए को रोकता है, टेरर फंडिंग ना हो सके, तो इनके साथ में इस तरीके से मिलके ये गलत काम ना हो सकें, तो उस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। मैंडेट अ फॉर्मल कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल फ्रेमवर्क, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि भाई जो कस्टमर्स हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सुना जाए, उनको भी दूर किया जाए। इस तरीके से हमने अपना पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आए तो एक बार अंगूठा ठोक देना, मतलब लाइक ठोक देना, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।